हेलो, हेलो। राधे, राधे कविता जी। राधे, राधे कविता जी, आपका बहुत स्वागत है फिर से। और दोस्तों, सबसे सबसे पहली बात तो आप लोगों का अभिनंदन है हमारी इस क्लास में 10:30 बजे वाली क्लास थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी-सी क्लास लेट हुई है, तो उसके लिए समझ क्षमा चाहूँगा। जितने भी हमारे भाई-बंधु हैं अगर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँगे इस क्लास से तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो क्लास होने वाली है बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन होंगे, 50 के 50 क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश होंगे और इन 50 के 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। हालाँकि हो सकता है कि आपको लगे कि सर क्वेश्चन कुछ बहुत सारे अनवांटेड टाइप के क्वेश्चन हैं, लेकिन वो अनवांटेड नहीं क्वेश्चन होंगे, वो बिल्कुल अ, आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ से थोड़ा-सा लीक से हट के क्वेश्चन है, वो थोड़ा-सा एज़ ए डिफरेंशियल क्वेश्चन के रूप में उनको रखने का प्रयास किया गया है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि आयोग में जिस प्रकार से कुछ समय से सिलेबस को क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया गया है, तो वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ज़रूर डालते हैं जो आपने बेशक अ, या तो कहीं पढ़ नहीं रखे होंगे या फिर पढ़ रखे होंगे लेकिन वो आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं होंगी, वो छोटे-छोटे फैक्ट्स जो आपके दिमाग में नहीं होंगे उनको वो अ, उस तरीके के फैक्ट्स पूछ लेते हैं। तो मेरा प्रयास इस क्लासरूम या फिर जितने भी हम लोग लेते हैं क्लास उसमें मेरा प्रयास ये रहता है कि कुछ को ऐसे क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किया जाए, जो थोड़ा-सा लीक से हटके हों, जो थोड़ा-सा पारंपरिक जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उससे थोड़ा-सा बेहतर हो, उनसे उन क्वेश्चनों से थोड़ा-सा हटके हों। तो थोड़ा-सा प्रयास ये है, उम्मीद करता हूँ ये जो प्रयास है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। अगर आप जितने भी लोग हैं अगर शुरू से ही बने रहेंगे तो क्वेश्चन करने का उतना ही मज़ा आएगा। कारण क्या है कि क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिडल में आता है या फिर कोई लास्ट में पहुँचता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आएगी और क्लास अच्छी लगेगी और जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी आपको पसंद आएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर आप करेंगे तो आनंद आएगा उसमें। खैर दोस्तों ये ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 17 प्रैक्टिस सेट है इतिहास का। इससे पहले हम 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा उसमें जो हमारे जो वीकेंड पे जो क्लासेस चलती हैं, वीकेंड पे जो इतिहास का वहाँ पे हम एक टॉपिक वाइज़ ले लेते हैं। टॉपिक वाइज़ एक 100 क्वेश्चन कराते हैं। अ वो हर वीकेंड पे होती है, हर संडे को क्लास होती है। अदरवाइज़ बाकी 6 डे पे ये पूरा कंबाइंड इतिहास को लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। खैर दोस्तों इसके अलावा ईएसओ के रिगार्डिंग किसी को एडमिशन के रिगार्डिंग किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी इस पे इससे जुड़ा हुआ है। वहाँ पे भी आप किसी प्रकार का मैसेज करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आए, क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों और जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँगे तो हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं सेशन स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि रात बहुत हो जाती है फिर। ठीक है। नंबर आपके सामने दिया मैं बात कर चुका हूँ कि हम लोग सभी जगह मौजूद हैं मतलब टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे और इसके अलावा हम लोग किसी और जगह मौजूद नहीं है, ठीक है? आप लोग देख ही रहे हैं यूट्यूब पे और इसके अलावा हम लोग जो तरीके हैं जिससे आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं वो तरीके आपको मैं बता चुका हूँ। प्रॉपर जुड़े जुड़े रहिएगा तो बेहतर होगा। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बंगाल में चिश्तिया मत जो चिश्तिया मत था सूफी संत एक सूफी मत है चिश्ती आप लोग जानते होंगे। बंगाल में चिश्तिया मत का प्रचार प्रसार किस सूफी संत द्वारा किया गया था? बंगाल में चिश्तिया मत का जो प्रचार प्रसार है किस सूफी संत द्वारा किया गया था? एक हामिदुद्दीन नगोरी था, एक अलाउद्दीन साबिर था, एक शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, ठीक शेख सिराजुद्दीन, ठीक है, जा है, ठीक सिराजुद्दीन उस्मानी और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। 3 ही ऑप्शन आपके सामने हैं या चौथा भी ऑप्शन आपके सामने डिपेंड करता है आप उसको चूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। शेख हामुद्दीन नगोरी है, अलाउद्दीन साबिर है, शेख सिराजुद्दीन वन का शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, ठीक?
ठीक है, चलिए ठीक है। ये है शेख सुराजुद्दीन उस्मानी। बंगाल में इनको चिश्तिया संप्रदाय को प्रसार करने का वो दिया जाता है, ठीक है? और इनको सिराज-ए-हिंद बोला जाता है। किसको? शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को सिराज-ए-हिंद की उपाधि मिली हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, सेकंड है जो सूफ़ी संत हुए थे, प्रमुख-प्रमुख सूफ़ी संत हुए थे, फिर उनको विभिन्न प्रकार की उपाधियों से नवाजा गया था, उन उपाधियों को हमको सुमेलित करना है। एक है सैयद मोहम्मद गैसुद्राज शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, बिल्कुल अभी मैंने इनकी चर्चा की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया और शेख सलीम चिश्ती हो गया। इनको सामने उपाधियाँ दी गई हैं, गरीब नवाज़, बंदा नवाज़, शेखुल हिंद और आखिरी सिराज, ठीक? आखिरी सिराज। तो देख लेते हैं शेख मोहम्मद गैसुदराज, ठीक? शेख मोहम्मद गैसुदराज को जो दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय को फैलाने का श्रेय दिया जाता है। हालाँकि जो दक्षिण में है चिश्तिया संप्रदाय को या सूफ़ी संप्रदाय को ले जाने का जो श्रेय है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब को दिया जाता है। किसको? बुरहानुद्दीन गरीब को दिया जाता है। लेकिन उसके प्रचार-प्रसार का जो श्रेय है, वो शेख सैयद मोहम्मद गैसुदराज को दिया जाता है। गैसुदराज इनको इसलिए बोलते थे क्योंकि इनके गेसु गेसु जिसको हम लोग बाल बोलते हैं, हेयर्स बोलते हैं, इनके बहुत बड़े-बड़े थे। तो इसलिए इनको गैसुदराज बोला जाने लगा। तो ये थे शेख गैसुदराज का बंदा नवाज़, ठीक है? ठीक? और मोइनुद्दीन चिश्ती को आप लोग जानते हैं, गरीब नवाज़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा शेख सलीम चिश्ती को शेखुल हिंद के नाम से जाना जाता है और शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आखिरी सिराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है? हाँ, आखिरी सिराज, सॉरी सिराज-ए-हिंद निकल गया था, ठीक है? आखिरी सिराज के नाम से जाना जाता है। तो ए का 2, बी का 4, ए का 2, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ठीक है? इसका आंसर होगा 2, ठीक? आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। 3 है, बीजापुर सल्तनत के किस सुल्तान ने फ़ारसी के स्थान पर हिंदवी, हिंदवी का मतलब दक्कनी उर्दू, उर्दू की बात हो रही है, हिंदवी हम लोग उसको उर्दू को हिंदवी बोलते हैं, को अपनी राजभाषा बनाया था। किसने बनाया था? इस्माइल आदिल शाह, अली आदिल शाह प्रथम, इब्राहिम आदिल शाह और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इनमें से किस व्यक्ति ने बीजापुर के सुल्तान जो थे, उसने फ़ारसी के स्थान पर हिंदवी को अपना भाषा बनाया था, 2 का बी, ठीक है? किसको अपनी भाषा बनाया था? हिंदवी को, ठीक है? ये थे इब्राहिम आदिल शाह, ठीक है? इट्स सी, कविता जी इट्स सी है, ठीक है? इब्राहिम आदिल शाह। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे और आपको मज़ा आएगा करने में, आनंद आएगा और अगर समय मिले तो शेयर भी कर दीजिएगा। अ, चौथा है, दक्कन में अमीरान-ए-सादा, ठीक है? अमीर-ए-सादा भी बोला जाता है, अमीरान-ए-सादा भी बोला जाता है, के विद्रोह के 1347 के लगभग ये विद्रोह हुआ था दक्षिण भारत में। विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्कन के सरदारों ने दौलताबाद पर अधिकार, ठीक है? दौलताबाद पर अधिकार करके किसको शासक घोषित किया था? गीता जी नमस्कार, कैसे हैं? किसको, ठीक है? किसको शासक घोषित किया था। ठीक है, अमीर सादा का जो विद्रोह हुआ था 1347 में दक्षिण भारत में, वहाँ पे विद्रोह के बाद दौलताबाद पर अधिकार कर लिया गया था। दौलताबाद जिसको हम लोग देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, तो किसको अधिकार करके किसको वहाँ का राजा घोषित किया गया था? इस्माइल मुख अफ़गान, अलाउद्दीन बहमन शाह, जफ़र खां और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक? तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों इस्माइल मुख अफ़गान और ये क्या है? नसूरुद्दीन शाह के नाम से ना नासुरिद नासुरुद्दीन शाह के नाम से नासुरुद्दीन शाह के नाम से शासन मतलब गद्दी पे बैठे थे। लेकिन चूंकि ये विलासी प्रवृत्ति के थे और अय्याश टाइप के व्यक्तित्व के धनी थे, तो जल्दी ही उन दक्कन के सरदारों ने इनको उतार फेंका और उसकी जगह अलाउद्दीन बहमन शाह को शासक बनाया। ठीक, तो प्रारंभिक तौर पे कौन थे? इस्माइल मुख अफगान। ठीक, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विजयनगर को कौन सा शासक अपने विद्वता एवं विद्वानों को संरक्षण देने के कारण राजव्यास या फिर राज वाल्मीकि कहलाया? राजव्यास अथवा राज वाल्मीकि कहलाया। विजयनगर का कौन सा शासक अपने विद्वानों को संरक्षण देने के कारण उसने खुद को राजव्यास मतलब या उसके लोगों द्वारा राजव्यास या राज वाल्मीकि कहलाया, उसकी उपाधि उसको प्रदान की गई थी? हरिहर तृतीय, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम और देवराय प्रथम। ठीक है,
ठीक है, 5 का डी। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, 5 का ए है। ठीक है, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने खुद को राज व्यास और राज वाल्मीकि की उपाधियों से विभूषित किया, और इसके अलावा इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, उससे पहले के जो शासक थे बुक्का प्रथम, हरिहर फर्स्ट और बुक्का प्रथम, उसके बाद हरिहर द्वितीय शासक हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या राज व्यास और राज वाल्मीकि की उपाधि को धारण किया था। इसके अलावा इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को भी धारण किया था। ठीक है, क्या थे? हरिहर द्वितीय। आगे है 6 क्वेश्चन है, 6 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक। विजयनगर साम्राज्य में जो विजयनगर साम्राज्य में जो उसकी जो अष्ट दिग्गज थे, यानी कि उनके जो कृष्णदेव राय के जो राज्यसभा में जो अष्ट कवि थे, उन कवियों की रचनाएं दी गई हैं, उनके उनको हमको सुमेलित करना है। पिंगली सूत्र की देखिए, पिंगली सूत्र क्या था, पिंगली सूत्र की रचना क्या है? ठीक है। ठीक है, पिंगली सूत्र की जो रचना है, ये है राघव पांडवीय। पिंगली सूत्र की रचना है राघव पांडवीय, और तेनाली रामकृष्ण की रचना है पांडुरंग महात्म्य। ठीक। और इसके अलावा नंदी तिम्मन की रचना है, नंदी तिम्मन की रचना है परिजात अपहरण, और धुरजटी की रचना है काल हस्ती महामाते। धुरजटी की रचना है काल हस्ती महामाते, यानी कि ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी कि 6 का ए। इसके अलावा उसमें एक अन्य महत्वपूर्ण कवि थे, अन्य महत्वपूर्ण एक कवि थे, जिनको हम लोग अल्लसनी पेदन्ना के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध बुक लिखी है, स्वरचित करके कोई एक बुक लिखी है, स्वराचित करके बुक लिखी है, जिसको मनुचरित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अल्लसनी पेदन्ना ने। ठीक, तो इसका आंसर होगा 6 का ए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक। और अगला क्वेश्चन होने वाला है, औरंगजेब के शासन पे काल में हुई घटनाओं को क्रमानुसार लगाइए। ठीक है, उनके समय में जो घटनाएं हुई थी, जो विद्रोह हुए थे, उसको क्रम के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं देखिए, सातनामी विद्रोह, जाट विद्रोह, जजिया का लगाना और मेवाड़ में जो संधि हुई थी। तो जाट विद्रोह क्या हुआ था? 16, ठीक है, 1669 में जाट विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1669 में जाट विद्रोह हुआ था। और फिर उसके बाद सतनामी विद्रोह हुआ था 1672 में। 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ था। जजिया कर लगा दिया था शायद 1679 में। ठीक है, 16 से सर, ठीक है, 1679 में। और मेवाड़ संधि उसके सबसे लास्ट में हुई थी। अभिनव निगम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। ठीक है। ठीक, चलिए आगे चलते। मेवाड़ 1681 में। ठीक है, तो जाट विद्रोह 2 1 3 4, 2 1 3 4। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 7 का आंसर होगा बी। कविता जी, 7 का आंसर होगा बी। अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप लोगों को आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, और आपको, मुझे लगता है आपके जो नॉलेज है उसको इन्हेंस करने का काम करेंगे ये क्वेश्चन। 8वां है, हालांकि जो लोग पहले से आते रहे, काफी समय से पहले से जो आते रहे, उसमें से कुछ क्वेश्चन उनको पता होंगे, जहां तक मुझे याद है। बुर्जरियान कृषक खुद काश्तकारों से या कृषकों से जमीन किराए पर लेकर कृषि करते थे। ठीक, ये किसके शासनकाल की बात हो रही है? मुगलों के शासनकाल की बात हो रही है। उसमें जो शासन व्यवस्था थी उसकी बात हो रही है। भूमिया वर्ग पैतृक जमीन मालिक था। भूमिया वर्ग क्या था? पैतृक जमीन मालिक था। लास्ट है, गिरसिया वर्ग को केवल अमीन के संरक्षण अधिकार थे, यानी कि जमीन, सॉरी, जमीन, अमीन नहीं है ये, जमीन के संरक्षण के अधिकार प्राप्त थे। तो इसमें से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये होंगे सारे के सारे सत्य। ठीक, सभी सत्य हैं इसमें, सभी सत्य होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोगों ने तो कर ही रखा होगा, शेयर भी कीजिएगा। आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, शेयर भी कीजिएगा सभी लोग, उम्मीद करता हूँ। किस मुगल वजीर ने अपने सारे प्रशासनिक जो दायित्व थे, वो अपने एक करीबी व्यक्ति सुभग चंद्र के हाथों में सौंप दिए थे? किस वजीर ने अपने जितने प्रशासनिक दायित्व थे, अपने एक, उनका एक पिट्ठू था, जिसको हम लोग पिट्ठू बोलते हैं, चापलूस टाइप का व्यक्ति था, उसको वो सुभाष चंद्र के हाथों में सौंप दिए थे? जुल्फिकार खां, इमादुल मुल्क,
और असद खां और निजामुल मुल्क। ठीक, असद खां और निजामुल मुल्क कौन था? तो देखिए उस समय ये जहांदारा शाह के समय की बात है, 1712-1713 के समय की बात है। और उनके जो वज़ीर थे, उनके वज़ीर कौन थे? जुल्फ़िकार खां उनके वज़ीर थे। उन्होंने अपने सारे प्रशासनिक अधिकार किसको दे रखे थे? सुबह चंद्र को दे रखे थे। ठीक, तो ये कौन थे? जुल्फ़िकार खां। गीता जी का ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, किस मुगल शासक ने मारवाड़ शासक राजा अजीत सिंह को पराजित कर उसे 3500 का मनसब और महाराज की उपाधि उसको प्रदान की थी? किसको प्रदान की थी? नौकाए। ठीक, नौकाए बिल्कुल ठीक है। किस मुगल शासक ने मारवाड़ शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की और 3500 का मनसब भी प्रदान किया? ये थे बहादुर शाह, जहांदारा शाह और फर्रुखसियार और अहमद शाह। तो ये किसकी बात हो रही है? तो ये काम किया था बहादुर शाह ने। ये काम किया था दोस्तों, बहादुर शाह ने काम किया था। ठीक है? 10 का ए। आगे हमारे पास एक 11वां क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा और दूसरे भाई बंधुओं को भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। 11 है, ठीक है? 9 मार्च 1668 की बात है। 9 मार्च 1668 में शिवाजी और मुगलों के बीच हुई संधि के विषय में क्या सत्य नहीं है? शिवाजी और मुगलों के बीच में जो संधि हुई थी उसके बारे में क्या सत्य नहीं है? देखिए ये संधि कब हुई थी? जो स ठीक औरंगज़ेब ने शिवाजी को फरमान एवं खिलियत भेंट की थी। औरंगज़ेब ने शिवाजी को फरमान एवं खिलियत भेंट की। शिवाजी को बरार की जागीर दी गई, ठीक? और इसके अलावा शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, उनको 5000 का मनसब दिया गया। और लास्ट में संधि की मध्यस्थता जयसिंह ने की थी। उपयुक्त में से कौन-सा सही नहीं है? इसमें से जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ यहाँ पे जो क्या बोलते हैं यार इनको, सेंटेंस कुछ दिए हुए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं शिवाजी और मुगलों के बीच संधि के विषय में, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से दोस्तों सही नहीं है ये। मध्यस्थता जय सिंह ने कही नहीं की थी, मध्यस्थता की थी जसवंत सिंह ने। ठीक, जसवंत सिंह ने। ठीक, अगला है हमारे पास 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? शिवाजी के आदेश पर 1679 में 1679 में किसने व्यापक स्तर पर भू सर्वेक्षण करवाया था? 1679 में किसने व्यापक स्तर पर भू सर्वेक्षण करवाया था? ठीक है, तो ये थे अन्नाजी दात्रो, दरिया सारंग, कवि कलश हो गया। ठीक है, कवि कलश। ठीक, कवि कलश हो गया और इसके अलावा मोरो त्रिम्बकम पिंगले। इसमें से किसने जो व्यापक स्तर पर भूमि जो सर्वेक्षण करवाया था, ये कौन थे दोस्तों? भूमि सर्वेक्षण जिन्होंने करवाया था, ये थे अन्नाजी दात्रो। क्या थे? अन्नाजी दात्रो ने व्यापक स्तर पर भूमि सर्वेक्षण करवाया था। अगला है 13वां क्वेश्चन है, 12 का है, बिल्कुल ठीक है, 12 का है। अंग्रेज शक्ति के विषय में किसने कहा था कि अनेक बलियों और ब्रेथ नेटों की पराजय से अंग्रेज नष्ट नहीं किए जा सकते? मैं उनकी स्थल शक्ति को सुखो सकता हूँ लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता। ये किसने कहा है अंग्रेजों की शक्तियों के विषय में? ये किस व्यक्ति ने, किस शासक ने वक्तव्य दिया हुआ है? राणा रणजीत सिंह ने ये बात कही है, महादजी सिंधिया ने कही है, हैदर अली ने कही है, टीपू सुल्तान ने ये कही है? किसने ये बात कही है? अंग्रेजों की जो शक्ति है, अंग्रेजों का जो सैनिक शक्ति थी, जो उनकी जो जलपोत सेना थी उसकी शक्ति के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये बात की थी दोस्तों हैदर अली ने। ठीक है, मैसूर के जो सुल्तान थे हैदर अली ने ये बात कही थी। 14वां क्वेश्चन है कि देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा था, एलटी में क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, एज ए डिफरेंशियल पिक के रूप में मैंने ये बताया था। तो ये एलटी में जो हिस्ट्री का पेपर था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। किस वेलेजली ने दूध बनाकर तेहरान भेजा? मतलब किसे वेलेजली ने अपना दूध बनाकर तेहरान भेजा, जिसके फलस्वरूप जो शाह थे, जो वहाँ का जो शाह था, शासक था, उसने अपने यहाँ फ्रांसीसियों के आने का वादा किया था। मतलब फ्रांसीसियों को वो अपने यहाँ नहीं आने फ्रांसीसियों के नहीं आने का फ्रांसीसियों के नहीं आने का वादा किया था। किसने किया था ये? 14वां नंबर पे किसको भेजा था दूध बनाकर तेहरान? ठीक है, 14 का बी। ठीक है, ये है जॉन मेलकम।
मेहंदी अली खां, बिल्कुल ठीक है। अभिनव, तुम्हारा आंसर बिल्कुल गलत नहीं है। सबसे पहले मेहंदी अली खां ने वेलेज़ली ने भेजा था, सबसे पहले मेहंदी अली खां को वेलेज़ली ने भेजा था, लेकिन वो किसी प्रकार को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद जॉन मेल्कम के फिर जो जॉन मेल्कम थे, जॉन मेल्कम के जो अ, एक दूत मंडल भेजा गया था जॉन मेल्कम के नेतृत्व में, तो वो शाह से ये बात राजी करने में सक्सेसफुल हो गए थे कि अपने यहाँ वो फ्रांसीसियों को शरण नहीं देगा या वो अपने यहाँ नहीं आने देगा। ये मेहंदी अली खां भी हैं, बिल्कुल ठीक है। पहले इन्हें भेजा गया था, फिर जॉन मेल्कम को भेजा गया था, लेकिन जॉन मेल्कम वहाँ के शाह को कन्विंस करने में कामयाब हो गए थे कि वो फ्रांसीसियों को अपने यहाँ नहीं आने देगा। बस ये है। ठीक है। आंगल नेपाल युद्ध 1814-1816 में किस जनरल की मृत्यु हो गई थी? जनरल ऑक्टरलोनी, कर्नल निकलसन एवं गार्डनर, जनरल मार्टिडल और जनरल गिली सपाई। ठीक है, जनरल गिली सपाई किसकी मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो दोस्तों ये मृत्यु हुई थी जनरल गिली सपाई। ये कांगल एक दुर्ग था, कांगल का एक दुर्ग था, उस पर कब्जा करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो उसी प्रयास के दौरान जनरल गिली सपाई की डेथ हो गई थी। ठीक, 15 का डे, बिल्कुल ठीक है, 15 का डे। अगला क्वेश्चन है, अगला है 16, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा एवं दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर मोपला विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? मोपला विद्रोह आप सभी लोग जानते हैं, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। और एक तरीके से जो सांप्रदायिक दंगे उस क्षेत्र में भड़के थे, बड़ी संख्या में कत्लेआम मचाया गया था वो मोपलाओं द्वारा, और फिर बाद में मोपलाओं का भी बड़ी संख्या में कत्लेआम किया गया था अंग्रेजी शासन द्वारा। तो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में, और लॉर्ड डार्विन के समय में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, और लॉर्ड लिनलिथिगो के समय में। ठीक है, तो ये 15 का डी। ठीक, तो ये किसके समय में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में ये बात हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 से 1926 तक। और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो यहूदी थे। ठीक है, यहूदी एकमात्र, जितने अभी तक गवर्नर जनरल वायसराय हुए थे, उसमें ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो यहूदी संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे। 17 क्या कहता है? ठीक, 1870 में बंगाल में मजदूरों के लिए श्रमजीवी, ठीक है, मजदूरों के लिए श्रमजीवी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मजदूरों के लिए बंगाल में श्रमजीवी, हाँ, श्रमजीवी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुड इवनिंग आरजू, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी, और आपका स्वागत है फिर से। ठीक है, 1870 में बंगाल में मजदूरों के लिए श्रम जीवी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रियांश, प्रियांश आपका भी स्वागत है। बी एस बी 8901, 8901, आपका भी स्वागत है। ठीक है, शशिपद बनर्जी, ठीक है। सेकंड है सोराब जी, सपूर जी, नारायण मेघ जी, लोखंडे और बीबी गिरी। ठीक, ठीक, गुड इवनिंग प्रियांश। ठीक है, चलिए आंसर इसका देख लेते हैं। तो इसमें पहला आंसर ठीक होगा, शशिपद बनर्जी। ठीक है, शशिपद बनर्जी थे, इन्होंने बंगाल में श्रमजीवी क्लब की स्थापना की थी मजदूरों के लिए। ठीक, इसके अलावा है 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के वॉशिंगटन, पांच पांच कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, वॉशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? 17, ठीक है सर। 1919 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो वॉशिंगटन में संपन्न हुआ था या हो रहा था, सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भारत से किसे भेजा गया था? 18 क्या कहता है? एन एम जोशी और वीपी बाडिया, बी कहता है जोसेफ वेपटिस्टा, और सी कहता है जो सो एफ एंड्रूज, और लास्ट है एन एम लोखंडे। डी, 18 का बी, बी एस बी 901, 8901। ठीक है, तो 18 का दोस्तों, कमलेश कुमार सोलंकी आपका स्वागत है। ठीक है, 18 का ये है। ठीक है, 18 का ए है। ठीक है, एन एम जोशी, प्रियांश का जवाब ठीक, बिल्कुल ठीक है। 18 का ए, प्रियांश और अभिनव, अभिनव का जवाब भी बिल्कुल ठीक है, और कमलेश कुमार सोलंकी, इनका भी जवाब बिल्कुल ठीक है।
19 पे आ जाते हैं। 1888 में केरला में धार्मिक जो आंदोलन हुआ था, श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था 1888 में, ठीक है? उसमें क्या था, जो अस्पृश्य थे, अनटचेबल जो कास्ट थी, उनको मंदिर में प्रवेश कराने हेतु कहाँ पर उन्होंने स्वयं शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। मतलब उनके लिए समझ लीजिए एक नया मंदिर का ही निर्माण कर दिया था। कहाँ पे उन्होंने शिव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। कोझिकोड हो गया, एर्नाकुलम हो गया, अरिविप्पुरम हो गया, कहाँ पे उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। 19 का उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 का ए, 19 का ए, 19 का ए। ठीक है, अच्छा जवाब है, ठीक है। अरिविप्पुरम, ठीक है, इसका जवाब होगा सी, 19 का सी, अरिविप्पुरम 19 का सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे है 20वां क्वेश्चन हमारा, क्या कहता है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं किया था। ये इसका जवाब तो बहुत सिंपल सा होगा, आप लोग जानते होंगे। संवाद कौमुदी हो गया, मिरातुल अखबार हो गया, ब्राह्मणिकल हो गया और समाचार चंद्रिका हो गया, ठीक है। और समाचार चंद्रिका हो गया, इसमें से कौन था? ओ, ठीक है। अ, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, ब्रह्मनिकल और समाचार चंद्रिका। तो इसमें आप लोग पता होगा समाचार चंद्रिका, ये समाचार चंद्रिका मेरा सही है, हाँ आपका सही है। समाचार चंद्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो बंगाल से उन्होंने किया था, और कलकत्ता से वो भवानी चरण बंदोपाध्याय ने इन्होंने समाचार चंद्रिका का प्रकाशन किया था। भवानी चरण बंदोपाध्याय, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गुड इवनिंग सर। बिट्टू, गुड इवनिंग बिट्टू। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। अगला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये सारे के सारे डिफरेंशियल क्वेश्चन है, इसमें से हो सकता है एक दो क्वेश्चन आए हों कहीं, तो डिफरेंशियल के तौर पे इनको करिएगा, थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, कहीं अगर आ जाए तो गलत ना हो। कोई बात नहीं, एक ऐसे क्वेश्चन तो गलत होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन अधिकतर सही हो जा रहे हैं आप लोगों के, उसमें कोई इशू नहीं है। उर्दू का प्रथम समाचार पत्र जाम जहानुमा, जो उर्दू का पहला समाचार पत्र था, का संस्थापक संपादक कौन था? संस्थापक संपादक कौन था? ये थे मौलाना मोहम्मद अली गौहर, ठीक। फिर देखते सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हरिहर दत्ता, ठीक। हरिहर दत्ता, ठीक। तो इन चारों में से उर्दू का प्रथम समाचार पत्र जामे जहानुमा, जामे जहानुमा का संस्थापक कौन था, संपादक कौन था? मौलाना मोहम्मद अली गौहर, सर सैयद अहमद खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हरिहर दत्ता। 21 का बी प्रियांश कह रहे हैं, 21 का बी। कोई और? दोस्तों लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्लास अच्छी लग रही है तो उसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों, भाइयों, बंधुओं और मित्रों में। कोई और है प्रियांश के अलावा जो जवाब देना चाहे? ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, ये है डी, ठीक है, हरिहर दत्ता। 21 का ए, 21 का वे अभिनव, ठीक है। 21 का डी है हरिहर दत्ता, ठीक। 21 का ए नहीं है, 21 का डी है। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसको करेक्ट करिएगा, करिएगा हरिहर दत्ता। नाम पे नहीं जाना है कि उर्दू है तो कि उर्दू है तो मुसलमान ही होगा, नाम पे बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। हरिहर दत्ता उस व्यक्ति का नाम था, हरिहर दत्ता। शायद 1829 या 22 के आसपास इन्होंने निकाला था, मुझे डेट कंफर्म नहीं है, ठीक है। हरिहर दत्ता, ठीक ठीक, ओके। चलें आगे। 22 है। समाजी ने शायद, समाजी अभिनव कल आए थे, उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चनों में गलती नहीं होगी, जो 4-5 क्वेश्चन होने वाले हैं इन क्वेश्चनों में गलती नहीं होगी। देख लेते हैं, ये कल हमने किए थे तो उसको दोबारा से रिवाइज करके डाला है, ताकि अभी कल बहुत समस्याएं हुई थी। किस ग्रंथ में एक स्थान पर व्याकरण सारथी के बीच में रोचक प्रसंग आया है, जो सूत शब्द की उत्पत्ति पर संस्कृत में विवाद करते हुए नजर आते हैं? और इस कथन से ये पता चलता है कि उस समय के लोग संस्कृत बोलते थे, एक सामान्य व्यक्ति भी संस्कृत बोलता था। हालांकि महज इस वक्तव्य से ये मैं नहीं मान लेना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति भी संस्कृत बोलता था, मतलब बोल लेता था, बिना अध्ययन के ही बोल लेता था, ठीक है। महाभाष्य, अभिनव 22 का महाभाष्य, अष्टाध्यायी अर्थशास्त्र और मालविका न मित्रम, ठीक है। 22 का बी, 22 का बी,
BSB 8901। मेरे ख्याल से आरजू जी को पता होगा। आरजू जी तो कल आई थी शायद, उनको अभिनव मेरे ख्याल से कल थे तो। ठीक। कल आप क्लास में थे अभिनव क्या? तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, महाभाष्य में। ये जो वक्तव्य आया है ये महाभाष्य में आया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, महाभाष्य में ये वक्तव्य आया है 22 का। 23 की बात करेंगे हम लोग अब। सॉरी। ठीक। फिर से एक नया क्वेश्चन होने वाला है 22 का बी। अरे आरजू जी आपसे कैसे गलत हो गया? अरे आरजू जी आपसे गलत नहीं होना चाहिए था ना, कल तो आप क्लास में आई थी ना। कल ही तो ये कराए हमने डिफरेंशियल के रूप में, पूरी क्लास आप रही हैं। तो वही मैंने बताया था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 23 पे सेम क्वेश्चन है। फिर से वही क्वेश्चन है, मैंने बताया कुछ जो थोड़े से रिपीट होंगे। शुंग वंश के चौथे शासक वसुमित्र की हत्या हत्या मूंजदेव या मित्रदेव। वसुमित्र की हत्या मूंजदेव या मित्रदेव नामक व्यक्ति ने कर दी। इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? नहीं नहीं, अष्टाध्यायी कहाँ बताया था, महाभाष्य तो बताया था मैंने। नहीं नहीं, अष्टाध्यायी कहाँ बताया था, महाभाष्य तो बताया था। कोई बात नहीं। चलिए इस पे आते हैं। शुंग वंश के चौथे शासक वसुमित्र की हत्या मुंजदेव या मित्रदेव नामक एक व्यक्ति ने कर दी थी। इस घटना का उल्लेख कहाँ मिलता है? 23 का भी गार्गी संहिता, हर्षचरित, महाकाव्य और महाकाव्य, महाभाष्य होगा। ठीक है, और मनुस्मृति। ठीक है, तो ये है हर्षचरित। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। तो ज्यादातर लोगों का तो ठीक ही है। चलिए आगे है। मंडनिस नामक एक अर्थ आश्रम व्यासी सन्यासी ने अपने ज्ञान से सिकंदर को बहुत अधिक प्रभावित किया था। उपयुक्त कथन कहाँ मिलता है? ठीक है, ये कथन कहाँ मिलता है जहाँ पे एक मंडनिस नाम का एक आश्रम वासी सिकंदर मान को अपने ज्ञान से प्रभावित करता है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, हर्षचरित में और इंडिका में। ठीक। 24 में का, उम्मीद करता हूँ इसका भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक। 24वें का आंसर है इंडिका। ठीक है, ये वक्तव्य मिलता है हमको इंडिका में। 32 का बी। 32 का बी। ठीक है, 32 का डी है इंडिका। 24 का डी है। 24 का डी है, इंडिका है। चलिए आगे चलते हैं। 32 आ रहा है। 25 है। व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ बंगाल स्थित ताम्रलिप्ति से बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था। ठीक है, उत्तरापथ का जो शासन था। गुड नाइट प्रियांश, कोई बात नहीं। पुष्कलावती तक जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मार्ग में नहीं पड़ता है? कौन सा शहर उसके मार्ग में नहीं पड़ता था? राजगृह हो गया, प्रयाग हो गया, अवंती हो गया, काशी हो गया। ठीक है, कल ही एक क्वेश्चन कराया था। तो 25 का सी कह रहा है। ठीक है, 25 का सी है, बिल्कुल ठीक जवाब है। 25 का सी बिल्कुल ठीक जवाब है। अगला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राजा की अनुमति के बिना खान से धातु निकालने तथा उसे तैयार माल बेचने पे अर्थदंड लगाया जाता था। निम्नलिखित में से वो अर्थदंड कितना था? 500 पण, 100 पण, 600 पण, 400 पण। कितना अर्थदंड लगाया जाता था? तो वो दोस्तों अर्थदंड लगाया जाता था 600 पण। कितना लगाया जाता था? 600 पण अर्थदंड लगाया जाता था। अगला है 27। लेट स्टार्ट करने का और दूसरा भी रीजन है कि दरअसल ना इस समय कुछ और जो महानुभाव जो पहले से इस्टेब्लिश भाई बंधु हैं, टीचर हैं, वो उस समय उनकी क्लास शायद 10 बजे से चलती है, तो बहुत से बच्चे नहीं आ पाते थे। तो वो कहते थे कि सर हमारी वहाँ भी क्लास रहती है। तो मैंने कहा चलो आधे घंटे बाद शुरू करेंगे ताकि और लोग भी शामिल हो पाएं। ठीक। 27 क्या कहता है? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां करती थी, जो उसका प्रशासन थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति विदेशी यात्री राजदूत के भोजन, निवास, चिकित्सा का प्रबंधन करती थी? तीसरी समिति, दूसरी, पांचवी, तीसरी, छठी, कौन सी समिति उसका प्रबंधन करती थी? ठीक।
क्या हो रहा है यार, ये पेन क्या ही नहीं चल रहा है। ठीक है, ये दूसरी समिति थी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 28 अर्थशास्त्र के अनुसार सार्वजनिक कार्यों के लिए मंत्री थे। ये मंत्री एक छोटी उपसमिति के सदस्य थे जिन्हें क्या कहा जाता था? ये भी कल हमने कराया है। क्या कहा जाता था? मंत्रिपरिषद सभा, परिषद और मंत्रीण। ठीक है, तो ये था इसका आंसर डी, मंत्रीण उनको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मंत्रीण। उप समिति जिसमें 3 से 4 सदस्य होते थे, जो उप समिति होती थी इसमें 3 से 4 सदस्य होते थे, जिसमें सेना नायक हो गया, पुरोहित हो गया और सन्निधाता हो गया और राज्यपाल हो गया। 3 से 4 लोगों की एक सदस्यों की एक मीटिंग होती थी, क्या था? मंत्रीण बोला जाता था। ठीक, 29 कह रहा है अर्थशास्त्र अनुसार राजवृत्ति 3 प्रकार की होती थी, निम्न में से राजवृत्ति में शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अनुमेय और विनय। ठीक है, राजवृत्ति में क्या शामिल नहीं है? प्रत्यक्ष का मतलब स्वयं देख के चीजों का अनुमान लगा लेना या फिर पता कर लेना। परोक्ष का मतलब ये अपनी गुप्तचरों के थ्रू अपनी जनता के बारे में जानकारी हासिल करना। अनुमेय मतलब उसका परीक्षण कर लेना। ठीक है, तो ये क्या होगा? विनय। ठीक है, इसका आंसर होगा 29 का आंसर होगा डी, विनय। 30 क्या कहता है? अशोक ने अपने किस लेख में न्याय प्रशासन के क्षेत्र में दंड समता एवं व्यवहार समता का सिद्धांत लागू किया था? दूसरे स्तंभ लेख, पांचवें स्तंभ लेख, 12वें स्तंभ लेख और तीसरे स्तंभ लेख। ठीक है, दंड संहिता और दंड व्यवहार में अंतर मतलब एक तरीके से सबको इक्वल कर दिया था। किस स्तंभ लेख में वो बात कहता है? ये बात कहता है वो दोस्तों 5वें स्तंभ लेख में। किसमें कहता है? 5वें स्तंभ लेख में। किसमें कहता है वो ये बात? 5वें स्तंभ लेख में कहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 में क्या कहता है हमारा? 31 क्वेश्चन क्या कहता है? 31, अशोक ने अपने किस शिलालेख में कहता है कि ऐसा कोई दान नहीं जैसा धम्म का दान, ऐसा कोई मित्रता नहीं जैसे धम्म के साथ मित्रता था, ऐसा कोई संबंध नहीं जैसे धम्म के साथ संबंध है? 8वें शिलालेख में, छठे शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, चतुर्थ शिलालेख में? ये भी दोस्तों अपने करा है, ये है चतुर्थ, ये है 11वें शिलालेख में। ठीक है, ये कितना है? 31 का 11वें शिलालेख में। ठीक, ये वो बात कहता है 11वें शिलालेख में। अगला है 32वां क्वेश्चन है, फिर से हम लोग देखते हैं। ठीक है, कौन अशोक की तुलना सेंट पॉल तथा रोमन सम्राट ऑरेलियस एंटोनियस से करता है? मैकफेल, रिस डेविड्स, नीलकंठ शास्त्री और राधा मुकुंद मुखर्जी। ठीक है, कौन उनकी तुलना करता है किसके साथ? सेंट पॉल तथा रोमन सम्राट ऑरेलियस और एंटोनियस। ठीक है, ये किसने किया था? मैकफेल। ठीक है, मैकफेल उनकी तुलना करता हुआ नजर आता है। अगला है किस ग्रंथ में मौर्यों एवं नंदों के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है तथा भद्रसाल नामक नंद मंत्री का उल्लेख मिलता है? भद्रसाल नामक नंद मंत्री का उल्लेख मिलता है आवश्यक सूत्र से, मिलिंद पानों से, परिशिष्ट पर्वन से। ठीक है, अर्थशास्त्र से, मिलिंद पानों, मिलिंद पानो। ठीक है, मिलिंद पानो से। तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? ये है 33 का मिलिंद पानो से। ये जो विवरण देखने को मिलता है ये हमें देखने को मिलता है मिलिंद पानो से। 33 का बी, ऋतु कुशवाहा। ठीक है ऋतु जी, स्वागत है आपका, स्वागत है ऋतु जी आपका। और चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के लिए अधिकरण में, किस अधिकरण में सप्तांगों, स्वामी अमात्य, ठीक है, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप एवं कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है प्रथम अधिकरण में। ठीक है, स्वागत है आपका। आज आज शायद लेट हो गई हैं आप आने में। जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, किसमें मिलता है? प्रथम अधिकरण में, दूसरे अधिकरण में, नवे अधिकरण में और छठे अधिकरण में। किसमें ये विवरण मिलता है? 34 का डी। ठीक है, ये छठे अधिकरण में विवरण मिलता है। अगला है हमारे पास, अशोक ने अपने तीसरे स्तंभ लेख में दुर्गुणों की चर्चा करता है, जिसमें से कौन सा दुर्गुण शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा उसमें से दुर्गुण शामिल नहीं है? काम वासना, प्रचंडता, क्रोध और ईर्षा। ठीक है, काम वासना, प्रचंडता, क्रोध और ईर्षा, कौन सा दुर्गुण उसमें शामिल नहीं है? तो ये है काम वासना। ठीक है, ये उसमें 35 जो पांच प्रकार के उन्होंने जो दुर्गुण बताए हैं, जिसके कारण कोई व्यक्ति मतलब एक तरीके से कोई व्यक्ति नैतिक आचरण के पास आसपास भी नहीं भटक सकता, या उसका नैतिक आचरण कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता अगर उसके पास इस प्रकार के कोई 5 दुर्गुण हैं। ठीक, तो 35 का ये हो गया। ये देख लेते हैं, 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 36वां देख लेते हैं। अशोक अपने किस स्तंभ लेख में कहता है कि मैंने अनेक जीवों का वध
निषिद्ध किया है। मेरे अभिषेक के बाद मैंने 25 बार बंदी मुक्त कराए हैं, ठीक है? कितनी बार बंदी मुक्त कराए हैं? 25 बार। कहीं अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए, अगर उसका स्वरूप बदल दिया है, तो अगर ये कहते कितनी बार उन्होंने अपने बंदी मुक्त कराने की बात कही है, तो ये फिगर ध्यान रखिएगा, 25 टाइम उन्होंने ये अपनी बंदी मुक्त कराने की बात कही है। तो 36 हमारा क्या कहता है? सातवें स्तंभ लेख, तीसरे स्तंभ लेख, पांचवें स्तंभ लेख और छठे स्तंभ लेख, किसमें ये बात हुई है? यार, मार्च 36 का बी, ठीक है, ये पांचवें स्तंभ लेख में है, ठीक है, पांचवें स्तंभ लेख में ये बात कहता है, ठीक है, पांचवें स्तंभ लेख में ये बात कहता है। इतने सारे स्तंभ लेख है, इतने सारे शिलालेख हैं, तो कहाँ पे कितनी बात कह रहा है याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो कोशिश करना थोड़ा सा रिवाइज होते चले तो बेहतर हो जाएगा। पांचवी में, ठीक है। 37 है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मौर्य काल में जनता को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिए जो उनके द्वारा नियमित उधारी दी जाती थी, उस उधारी पर राज्य ने कितना परसेंट ब्याज दर सुनिश्चित कर दी थी, ठीक है? कितनी ब्याज दर उन्होंने सुनिश्चित की थी? 10%, 15%, 12% और 9%, कितने परसेंट उन्होंने ब्याज सुनिश्चित कर दी थी? ब्याज सुनिश्चित किया था उन्होंने ठीक है, 15% वार्षिक, यानी कि 15%, 12% नहीं है, ठीक है। सहरीन सहरीन, ठीक है, सहरीन जी 12 नहीं है, 15% है, ठीक है। कल मेरे ख्याल से आप भी क्लास में थी ना? कल आप भी क्लास में थी ना? ये क्वेश्चन कराया था मैंने। मौर्य प्रशासन में मृत, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ये कल से जो नेक्स्ट जुड़ा है उसमें बात करते हैं हम लोग। मौर्य प्रशासन में मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को कितने दिनों की मोहलत दी जाती थी, और इस अवधि में उसके सगे संबंधी अपनी सजा कम कराने की अपील रज्जुक से कर सकते थे, ठीक है? अपने जो देखिए इस चीज से ये तो पता चलता है कि रज्जुक को राज्य व्यवस्था के साथ न्याय व्यवस्था के भी कार्य दिए हुए थे, ठीक? तो कितने दिन की मोहलत दी जाती थी, ठीक है? 38 का बी, 6 दिन, 38 का ए, 3, 6, 8, 10, ए बी सी डी, ठीक। अभिनव कह रहे हैं 38 का है, बिल्कुल ठीक है, 38 का है। 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, कितने दिन की मोहलत दी जाती थी? बी बी 8901, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के जवाब बिल्कुल ठीक है। कितने दिन की मोहलत दी जाती थी? 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, सी। बिट्टू इसका ए है, 38 का है, ठीक है, सही कर लेना। ये भी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 4 स्तंभ 3 दिन, हाँ, ठीक। तो ये है मौर्य काल का वित्तीय वर्ष किस माह में शुरू होता है? मौर्य काल का वित्तीय वर्ष किस माह में शुरू होता था? अप्रैल में, जनवरी में, मार्च में, जुलाई में, ठीक है। मौर्य काल का जो वित्तीय वर्ष होता था, जो फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं, क्या, कौन से किस माह में शुरू होता था? किस माह में शुरू होता था? लेक्चर लोगों, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ठीक, 8 जून, ठीक है। 39 का डी, 39 का डी, जुलाई, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अषाढ़, ठीक। अगर हिंदी में आ जाए अषाढ़ तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हिंदी में अगर अषाढ़ लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, जुलाई में। अगला है अशोक के पुत्र महेंद्र तथा पुत्री जो थी संघमित्रा की जो माता अ, वैदिश महादेवी का उल्लेख कहाँ मिलता है? अशोक की पुत्री, ठीक है, जो संघमित्रा थी, और जो पुत्र थे महेंद्र, उनका जन्म वैदिश महादेवी से हुआ है, ये उनकी पहली पत्नी मानी जाती है, ठीक है। उनका उल्लेख कहाँ हुआ है, ठीक है, कहाँ ये बोला गया है ये उनकी पहली पत्नी है, ठीक। ये है दीपवंश, महाबोधि वंश, दिव्य वदान और महावंश, ठीक। किसमें ये बात कही गई है? दीपवंश, महाबोधि वंश, दिव्य वदान और फुट्टी का सी, फुट्टी का बी, और महावंश, ठीक है। चलिए ठीक है। महा महाबोधि वंश में ये चर्चा की गई है, किसमें? महाबोधि वंश में ये चर्चा की गई है। चंद्रेश कुमार जी, ठीक है। 40 का सी, 40 का सी नहीं है, 40 का बी है, अभिनव 40 का बी है।
और BSB 8901 40 का सी नहीं, 40 का बी है। चंद्रेश कुमार बी, ठीक। चंद्रेश कुमार जी बी, गीता जी डी नहीं है, बी है। ठीक है, महाबोधि वंश, ठीक है, महाबोधि वंश। एक एक 41 है। अशोक के प्राप्त स्तंभों स्तंभों में किसके नीचे मयूर की आकृति उत्कीर्ण है? अशोक के प्राप्त स्तंभों में किसके नीचे मयूर की आकृति उत्कीर्ण है? लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और संकिसा होना चाहिए, ठीक है, रामपुरवा और संकिसा, ठीक है, रामपुरवा और संकिसा, ठीक है, रामपुरवा 41 का है, रामपुरवा और संकिसा 41 का है, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लौरिया नंदनगढ़ के, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, आप सभी के आंसर बिल्कुल ठीक है। चंद्रेश कुमार जी आंसर ए ठीक है, ठीक है, बाकी सभी के आंसर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 42 क्या कहता है? मौर्य काल में व्यापारी स्थानीय वस्तुओं तथा विदेशी वस्तुओं पर कितना मुनाफा कमा सकता था? देखिए, राज्य ने ये व्यवस्था दी थी कि आप जो प्रोडक्ट बेचेंगे उस पे कितना मुनाफा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितना प्रॉफिट गेन कर सकते थे, कमा सकते थे, ठीक है। 5% और 10% वस्तुओं, स्थानीय वस्तुओं और विदेशी वस्तुओं की बात हो रही है, और 8%, फिर 16%, फिर 10%, 15%, 7%, 14%, ए बी सी और डी। 42 का क्या आंसर सही होगा? ठीक, 42 का सी, 42 का बी, 42 का सी। चलिए ठीक है, 5% और 10%, ठीक। 42 का ए आंसर होने वाला है, 5% और 10%। 42 का ए है 5% और 10%, यानी कि जो घर में बनी हुई वस्तुएं थी, यानी कि लोकल से वोकल, ठीक है, आप लोग जानते हैं लोकल से वोकल। 42 का सी नहीं है मेरे अभिनव, मेरे भाई, 42 का ए है। 5%, 10%, 10% पर 15% भी नहीं है, ए 5 से 10%, ठीक। ध्यान रखिएगा, 5% और 10%। अगला है 43। अशोक के किस शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट के मौलिक आदेशों तथा विभागीय अध्यक्षों द्वारा आवश्यक विषयों पर लिए गए निर्णयों के ऊपर मंत्रिपरिषद विचार करती थी? ठीक है, ये है 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और 14वां शिलालेख और छठा शिलालेख। किसमें ये बात की गई कि उसके आदेशों के ऊपर जो जो मंत्रिपरिषद थी वो अपने विचार रखती थी या विचार व्यक्त करती थी? किसमें ये बात कही गई है? किस शिलालेख में ये बात कही है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप सभी से छोटी सी मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए चैनल पे हैं, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। 43 का डी, 43 का डी, 43 का डी, छठे शिलालेख, बिल्कुल ठीक है, छठे शिलालेख की बात हो रही है ये। सबके आंसर ठीक हैं, चलिए आगे आते हैं। ये भी थोड़ा-सा डिफरेंस, मतलब सभी डिफरेंशियल हैं, ये भी देखिए। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायाधीश न्यायालय थे, आप लोगों को पता है, कंटक शोधन और धर्मस्थलीय, ठीक है? और धर्मस्थलीय तथा कंटक शोधन कार्यरत थे। इन न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती थी? न्यायाधीश मतलब कितने न्यायाधीश इसका मतलब जो न्याय प्रदान करने का कार्य करते थे? 3, 5, 4, 2। न्यायाधीशों की संख्या, नंबर ऑफ जजेस की बात हो रही है, 44 का ए, ठीक, 44 का डी, और कोई? हार्दिक कपूर सिंह, और 3 जस्टिस, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 3 जस्टिस ये क्या करते थे, और दोनों में ही 3-3 हुआ करते थे, ये नहीं किसी एक में थे, दोनों में ही 3-3 जजेस हुआ करते थे। ट्रिपल बेंच, ठीक है, ट्रिपल बेंच हुआ करती थी उस समय। अगला है 45वां क्वेश्चन है, 44 का है। 45, भूमि माता है और तथा मैं पुत्र हूँ, मतलब भूमि को वो माता कहता है, और वो और स्वयं को उसका पुत्र कहता है। शोभित जी नमस्कार, स्वागत है आपका, और अनुज कुमार पाल आपका भी स्वागत है, ठीक है। ये कहते हैं भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूँ, मतलब जो भूमि को अपनी माता स्वीकार करता है, और कहकर देश प्रेम के दृष्टिकोण को किस वेद में स्पष्टता व्यक्त किया गया है? ठीक है, स्पष्टता व्यक्त किया है, ठीक है। तो ये है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। किसमें ये बात कही गई है? ये बात कही गई है अथर्ववेद में, ठीक है। कहाँ कही गई है? अथर्ववेद में ये बात कही गई है, ठीक है। चंद्रेश का ये ठीक है, शोभित का जी सर, ठीक है। आगे चलते हैं। किस में कहा गया है, किस में कहा गया है कि सभी कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है?
तथा यह धर्म, काम, अर्थ एवं मोक्ष को देने वाली है। किसमें ये बात कही गई है कि चित्रकला श्रेष्ठ है और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है? ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और गरुड़ पुराण, किसमें ये बात कही गई है? 46 का लाइक और शेयर कीजिएगा क्वेश्चन अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, और आई होप आप लोगों को पसंद भी आ रहे होंगे। 46 का ए, चंद्रेश कुमार 46 का सी, डीएसपी 46 का टी। ठीक है, ये बात कही है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। ठीक है, आगे आते हैं। दक्षिण भारत के किस नदी घाटी के प्रमुख स्थल बदम दुरे तथा अतिरिम पक्कम जो निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है? अ, किस नदी घाटी के किनारे ये जो जो स्थल हैं ये पाए गए हैं, किस नदी घाटी में है? पता नहीं है। ठीक, तो ये गोदावरी घाटी है, कृष्णा घाटी है, कोतलियार घाटी है और महानदी घाटी है। ये दक्षिण भारत की बहुत फेमस नदी है, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर होगा सी, कोतलियार नदी घाटी। वहां से ये स्थल पाए गए, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल है। 48 क्या कहता है? मध्य पाषाण काल स्थल मोरहना पहाड़ कहाँ स्थित? पहाड़ी जो कह सकते हैं, पहाड़ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, वीर भानपुर और मिर्जापुर। मध्य 47 का है, मध्य पाषाण कालीन एक स्थल है मोरहना पहाड़, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है। 40 48 48 बिट्टू, 47 का सी। 48 का कोई, 48 का डी 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 डी। ठीक है, 48 का डी मिर्जापुर, बिल्कुल ठीक जवाब है, मिर्जापुर में। अगला देख लेते हैं, किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से लघु पाषाणों उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान जिसमें पशुओं की हड्डियां और कब्रिस्तान जिसमें 14 मानव कंकाल भी मिले हैं तथा कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, इनाम गांव, लंगनाज, बाघोर और जोगदाहा। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन स्थल की बात होती है, मिर्जापुर, बिल्कुल ठीक है, मेजा तहसील में। नहीं, मेजा तहसील तो इलाहाबाद में है, मेजा तहसील इलाहाबाद में है, मिर्जापुर। ठीक, देखिए अरे मुझे सब नहीं आता, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ। देखिए इतिहास जैसा सब्जेक्ट कोई नहीं जान सकता, कोई भी पूरा नॉलेज नहीं रख सकता। मैं भी अगर इसे 4 दिन नहीं पढ़ूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक, तो 49 का भी, गीता जी अगर मैं अभी 4 दिन नहीं छोड़ दूं ना इतिहास को, तो हकीकत है कि इसमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे ही गलत हो जाएंगे। तो हम लोगों को क्या है ना, बार बार रिपीट करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों सभी लोगों को यही सलाह देता हूँ कि फैक्ट्स, इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं इतिहास में, हर फैक्ट्स को हम लोग याद नहीं रह सकते। ये हमारी किस्मत है कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छी की और बहुत अधिक पढ़ाई की है, जिसकी वजह से मैक्सिमम फैक्ट्स हमने कवर किए हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट्स के बारे में हमें जानकारी है, और एग्ज़ाम में उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाती हैं, तो हम लोग वहाँ पे कुछ बेहतर कर पाते हैं। ठीक है? लेक्चर खत्म। हाँ, इतिहास का कोई और छोर नहीं है, समंदर है, ठीक है? समंदर में जितने आप गोते लगा लें। हुँ। तो इसमें मैं कभी ये दावा नहीं करता हूँ, कभी द दावा नहीं करता हूँ। मुझे लगता है किसी भी इतिहास के टीचर को दावा करना भी नहीं चाहिए, ख़ास तौर से जो इतिहास से जुड़ा हुआ टीचर है, कि मैं मेरा इतिहास बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। हकीकत है कि मैं खुद अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है? और जो मैं सीख रहा हूँ वो कोशिश करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर दूँ, या जो मुझे आता है, ठीक? तो बार-बार पढ़िए, चीज़ों को बार-बार, बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है। आप उसको कुछ छोटे से दायरे में समेट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, छोटे से दायरे में हम उसको कैसे समेट सकते हैं? ठीक, तो चलिए आप लोगों से मिलके अच्छा लगा, और चैन देखिए दोस्तों, जो लोग नए हैं उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, कक्षा आज संपन्न हो गई है, 49 क्वेश्चन थे और सारे के सारे नए क्वेश्चन थे। उम्मीद कर ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और कोटि-कोटि और कै क्वेश्चन का स्तर कैसा लगा आपको? एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये देखिए
हम सभी लोग तो यही कोशिश रहते हैं कि एग्ज़ाम में इसमें से कुछ आ जाए। हाँ, हम लोग देखिए, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, ठीक है? इंक्लूडिंग मी, हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या है ना, कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव मीन्स हम लोगों को नौकरी चाहिए, हर किसी को यहाँ पे नौकरी चाहिए। उस हिसाब से हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, इतिहास में कि हम कहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँ, कहीं हम लेक्चरार बन जाएँ, कहीं हम टीचर बन जाएँ, इस मकसद से हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग इतिहास इस मकसद से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें इतिहास का इतना ब्रॉड नॉलेज हो जाए कि अधिक से अधिक नॉलेज हो जाए, ठीक? तो जब आप लोग कहीं हो जाएँगे तो हो सकता है कि आप लोगों का नॉलेज बहुत सुप्रीम हो, बहुत अच्छा हो। हुँ, ठीक है? तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए। टाइम अरे गीता जी, टाइम वाइम के बारे में मत सोचिए, पढ़िए बस। और जितनी बार रिपीट कर मिले, जितनी बार आप उसको रिवाइज़ कर पाएँ, चाहे किताब हो, चाहे कुछ भी पढ़ रही हों। जितनी बार रिवाइज़ करेंगी, उतनी बार आप ये समझ लीजिए उसमें कुछ न कुछ नया ज़रूर मिलेगा। मैं एक अगर मौर्य डायनेस्टी में पढ़ता हूँ ना, और अगर 1 महीने बाद फिर से मौर्य डायनेस्टी पढ़ूँगा, तो फिर मुझे उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो मुझे लगेगा यार ये तो मुझे याद ही नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है। ठीक ठीक है। अ, सलीम जी, आप भी अपना ख़्याल रखिएगा। आपको फ़िलहाल शुभ रात्रि। सभी लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, और उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग, या हो सकता है सभी लोग, कहीं न कहीं जॉब पा जाएँ इस साल। कोशिश तो यही रही रखिएगा आप लोग, और बाकी सब समय के हाथ में है, ठीक है? हम लोग एक-दूसरे का मदद ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ठीक है? और मैं बार-बार यही कहता हूँ कि जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी प्रोवाइड कर पाऊँ, और उसमें अगर मैं थोड़ा बहुत भी कामयाब हो पाया तो ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं उसमें कामयाब रहा। हाँ, वही सीधे वही है ना, बताओ देखिए, यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं, अभी तक जितने बच्चे आ रहे हैं, मैं सबसे कहता हूँ आप लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा है, खराब नॉलेज नहीं है। बेशक आप में से कई लोग नौकरी में होंगे, हो सकता है कई लोग नौकरी में नहीं हैं, या नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉलेज खराब है, ठीक है? नॉलेज आप सभी लोगों का अच्छा है, जिस हिसाब से आप लोग आंसरिंग करते हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये नॉलेज और बढ़ता जाएगा, और कहीं न कहीं आपको इसमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। और मेरा जितना सहयोग है मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है? बाकी आपका प्रयास ही महत्वपूर्ण है, आपका प्रयास ही महत्वपूर्ण है, आपने जो पढ़ा है वही महत्वपूर्ण है, खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, बस। और पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए, कोई अ, दिमागी रूप से परेशान मत होइएगा, और इधर-उधर चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा कि अरे! यहाँ तो और अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ देखिए, अपने ऊपर आप लोगों को भरोसा रखना है बस। बाकी हर टीचर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देता ही देता है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छे क्वेश्चन अलग से बना के दूँ। ऐसे दूसरे टीचर भी उसी प्रकार से प्रयासरत रहते हैं कि वो भी कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा दे पाएँ। लेकिन मूल जो मुद्दा है वो यही मुद्दा है कि आपका प्रयास और आपकी मेहनत ही 99% वही है, बाकी 1% जो और है, जो टीचर्स हैं, जो उनका सहयोग है। मैं 1% ही सहयोग उनका मानता हूँ, बाकी 99% आपकी मेहनत है, आपका जुनून है, आपका प्रयास है, आपका नॉलेज है। तो अपने प्रयास पे, अपने नॉलेज पे, अपने जुनून पे बस भरोसा रखिए, ठीक है? और कई इधर-उधर भटकने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा कि अरे! इसको ये आता है, मैंने तो ये कहीं पढ़ा नहीं, ठीक है? ऐसा नहीं है। आपने नहीं पढ़ा, हो सकता है आपको जो आता हो उसे ना आता हो, ये भी तो दूसरा दूसरा फैक्ट्स ये भी देखिए ना, वो बहुत सी चीज़ें आपको आती हैं, उस बंदे को नहीं पता होंगा। और कुछ उसको पता हो, आपको नहीं पता होगा, तो डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपको उसको कुछ पता है, वो बता रहा है, तो उससे भी ले लीजिए ज्ञान। ज्ञान लेते रहिए, छोटा-बड़ा या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, वो कुछ बता रहा है, उसको भी ले लीजिए। हुँ। चलिए मित्रों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, जितने भाई-बंधु हैं उनसे मिलके फिर बहुत अच्छा लगा। क्लास साढ़े 10 बजे कुछ कहते हैं, क्लास साढ़े 10 बजे सर बहुत लेट होती है। मैं देखिए रीज़न पहले मैं बहुत पहले क्लास लेता था तो बच्चे बिल्कुल नहीं आते थे। सच्चाई ये है कि हालाँकि
उस हिसाब से मैं रेगुलर भी नहीं रहा हूँ और इतना लोग मुझे जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। आप लोग धीरे-धीरे करके 2-3 महीने से लगभग 2 ढाई 3 महीने से मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। तो अब जाके आप लोग आना शुरू हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ बेफ़िज़ूल की चीज़ें नहीं मिलती होंगी और बेफ़िज़ूल की बातें नहीं मिलती होंगी और मैं भी जो बातें करता हूँ वो लेक्चर के बाद ही करता हूँ। लेक्चर के बीच में हम लोग बात बिल्कुल नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि समय खराब होगा और जो फ्लुएंसी होती है पढ़ाने की वो भी खराब हो जाती है। फैक्ट्स भी कुछ जो कुछ होते हैं वो भी भूल जाते हैं हम लोग। ठीक? तो लगे रहिए दोस्तों, प्रयासरत रहिए, खुद पे भरोसा करिए बस। और जल्दी ही पेपर आएगा अगले मेरे ख़्याल से अप्रैल में है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर, फिर उसके बाद पेपर ही पेपर हैं। तो प्रयासरत रहिए दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर आपसे 9 बजे मुलाकात होगी, ठीक है? कल हम लोग 9 बजे फिर एक क्लास लेंगे जिसमें हम लोग जनरल स्टडी की बात करेंगे फिर से, ठीक? 50 क्वेश्चन होंगे और शाम को फिर साढ़े 10 बजे क्लास होगी जिसमें फिर 50 क्वेश्चन इतिहास के जुड़े होंगे। चलिए दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और जो लोग आए थे वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है? ओके, आप लोग आराम से सोइए। गुड नाइट एवरीवन, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।